नमस्ते। आप सभी का हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस में स्वागत है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। आज इस वीडियो में संज्ञा को आसानी से समझने के लिए अंत तक अवश्य देखें। संज्ञा ऐसा पद या शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध कराता हो उसे संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी भी चीज के नाम को संज्ञा कहा जा सकता है। संज्ञा के भेद को लेकर विद्वानों में दो तरह की राय है। पहला, विद्वानों का एक वर्ग संज्ञा के 5 भेद मानते हैं, जिसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा मानते हैं। जबकि दूसरे वर्ग के विद्वान संज्ञा के सिर्फ 3 भेद ही मानते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। इनके मुताबिक जातिवाचक संज्ञा के 2 अन्य उपभेद भी होते हैं, जिसके अंतर्गत द्रववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा के 2 उपभेद कहे गए। अब है कि जिस संज्ञा शब्द से किसी खास व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान आदि के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा विशेष का बोध कराती है, ना कि सामान्य का। इसके अंतर्गत व्यक्तियों के नाम, नगरों के नाम, नदियों के नाम, पर्वतों के नाम, पुस्तकों के नाम, समाचार पत्र पत्रिकाओं के नाम, पर्व, दिन, महीनों एवं वृक्ष आदि के नाम आते हैं। जबकि जातिवाचक संज्ञा से किसी की पूरी जाति या श्रेणी की जानकारी होती है या का बोध होता है। जैसे बच्चा बोले तो पूरी दुनिया के बच्चा, लड़की बोले तो पूरी दुनिया की लड़की, अगर गाय बोले तो पूरी दुनिया की जितनी भी गाय हैं सारी गायों का बोध होता है। द्रववाचक संज्ञा की बात करें तो जो संज्ञा शब्द कुछ ऐसे द्रव्य या पदार्थों का बोध कराते हैं जिनसे अनेक वस्तुओं का निर्माण होता है, जैसे दूध, दही, सोना, चांदी, ऊन, लकड़ी, पेट्रोल, प्लास्टिक आदि। द्रववाचक संज्ञा की गिनती नहीं की जा सकती है तथा जिसका प्रयोग सदैव इसका प्रयोग हमेशा एक वचन में ही होता है। याद रखें कि द्रववाचक संज्ञा की गिनती नहीं की जा सकती है, अर्थात वो अगणनीय संज्ञा होती है और इसका प्रयोग हमेशा एक वचन में ही होता है, बहुवचन में नहीं होगा। अगला है समूहवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी समूह या समुदाय की जानकारी होती है वे शब्द समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे बाजार, वर्ग, सभा, सेना, टीम, दल आदि। बाजार की बात करें तो बाजार में न तो एक दुकान होती है, न तो एक दुकानदार होता है, न एक ग्राहक होते हैं। वहाँ समूह होता है, हर चीज का, वस्तुओं का भी समूह होता है। वर्ग है तो वर्ग में बच्चों का समूह होगा। सभा है, सभा में एक से अधिक लोग होंगे। सेना में कोई एक लोग तो रहते नहीं है, उसमें एक से अधिक लोग रहते हैं, बहुत से लोग रहते हैं, हजारों लोग रहते हैं, इसीलिए सेना भी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। टीम में भी एक से अधिक लोग होते हैं। दल में भी एक से अधिक लोग होते हैं। अतः ये सभी समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। यहाँ स्मरणीय ये है
कि समूहवाचक संज्ञा का भी प्रयोग सदा एक वचन में ही होता है। ये अलग बात है, उसमें समूह होता है, एक से अधिक होते हैं, पर इनका प्रयोग ये याद रखने के लिए बहुत जरूरी है कि लेकिन उनका प्रयोग सदैव हमेशा सदा वो एक वचन के रूप में ही होता है, क्योंकि वे एक ही समूह की जानकारी देते हैं, अतः उनका प्रयोग हमेशा एक वचन के रूप में ही होता है। अब है भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से प्राणियों के गुण, दोष, दशा, धर्म, कार्य या मनोभाव आदि का बोध होता है, मतलब ये जिन संज्ञा शब्दों से, फिर सुन लें, जिन संज्ञा शब्दों से प्राणियों के गुण, दोष, दशा, धर्म, कार्य, मनोभाव आदि का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा का निर्माण कई प्रकार से किया जाता है, ये जानना भी जरूरी है। अब सवाल यह है कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे किया जाए, किन किन चीजों से या किस किस के सहारे भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किया जा सकता है या फिर होता है। एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला देखते हैं, जातिवाचक संज्ञा से भी भाववाचक संज्ञा के निर्माण होते हैं या किए जा सकते हैं। जैसे जातिवाचक संज्ञा से अगर हम बात करें तो जातिवाचक संज्ञा में बच्चा आता है, बच्चा से बचपन हो गया। नारी है, जातिवाचक संज्ञा, उससे नारीत्व हो गया। व्यक्ति है, उससे व्यक्तित्व हो गया। इसी तरह सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा बनते हैं, जैसे आप से आपा, सर्व से सर्वस्व, अपना से अपनापन। ठीक ऐसे ही विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा बनाए जा सकते हैं या बनाए भी जाते हैं, जैसे बुरा से बुराई, चौड़ा से चौड़ाई, हरा से हरियाली। ऐसे ही क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा बनते हैं, जैसे हंसना से हंसी, लड़ना से लड़ाई, पढ़ना से पढ़ाई। अब अव्यय से भी भाववाचक संज्ञा बनते हैं। निकट से निकटता, अव्यय है निकट, उससे निकटता बनता है। समीप भी अव्यय है, उससे समीपता। शीघ्र ये भी अव्यय है, इससे शीघ्रता आदि शब्दों का निर्माण होता है। इसमें आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। आप देखते रहिए हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। धन्यवाद।